हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने जितने भी मैंने चैप्टर्स अपलोड किए हैं सभी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि अभी तक कोई क्वेरीज आई नहीं है। एंड कुछ बच्चों के व्हाट्सएप आए थे, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बट डायरेक्टली यूट्यूब पे किसी ने अभी तक नहीं पूछा है। सो दो ही चीज़ें हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि सभी चीज़ें क्लियर होंगी, एंड द सेकेंड वन इज़ कि एकदम ही क्लियर होंगी। बिल्कुल आपने पढ़ा नहीं होगा। सो आई एम जस्ट होपिंग कि फर्स्ट वाला ही हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के जो सिलेबस में फ्लेमिंगो बुक से जो प्रोज आने वाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 5 चैप्टर्स ही आएंगे, इंडिगो तक ही आएगा। बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं, पैनकेक्स एंड पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस, ऑल 3 चैप्टर्स, ऑल 3 लेसन्स अलग अलग सोसाइटी के थीम को दर्शाते हैं, अलग अलग फील्ड को दिखाते हैं। क्योंकि जो 12th का सिलेबस है वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सोसाइटी। तो आप बहुत कुछ जानोगे सोशल इश्यूज़ के बारे में, बहुत सारी चीज़ें। सो इन तीनों चैप्टर्स का हटाना ज़रूरी तो नहीं था वैसे, लेकिन अब हट गया तो कोई बात नहीं। सोने पे सुहागा वाली आपके लिए बात हो गई है। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ पढ़ाऊँगी। वो आप पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप वो वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। सो पहले मैं जो सिलेबस में आने वाला है, इस बारी जो एग्जामिनेशंस में चैप्टर आएंगे वो पहले कंटिन्यू करूँगी, वो पढ़ाऊँगी। और कंप्लीट करने के बाद जो चैप्टर्स लेफ़्ट आउट कर चुके हैं, जो नहीं आने वाले हैं, जो पोर्शंस, वो पढ़ाऊँगी मैं। सो आज से शुरू करेंगे हम पोइट्री। एंड क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम पोएम्स कब शुरू कर रहे हैं, पोएम्स अभी तक नहीं पढ़ाया है। नॉर्मली बेसिकली मैं शुरू से स्कूल में अगर पढ़ाई हूँ तो सबसे पहले प्रोज, देन पोएम, फिर प्रोज, फिर पोएम। सो पहली बार ऐसा हुआ कि पहले मैंने प्रोज ही कंप्लीट किया है। एंड मैं विस्ताज कंटिन्यू करने वाली थी और सोचा था कि पोएम्स जो हैं वो सबसे लास्ट में पढ़ाऊँगी। बट बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स जिसने प्रेशराइज़ किया कि नहीं मैम आप पोएम पढ़ाइए, सो बिकॉज ऑफ दैम मैंने अब सोचा है कि आज से हम पोइट्री शुरू करेंगे। सो बेटा, जैसे कि मैं हर चैप्टर में थोड़े बहुत ऑथर के बारे में बताती हूँ। सो आज के जो ऑथर हैं वो हैं कमला दास। एंड थोड़ी कंट्रोवर्शियल राइटर रही हैं अपने टाइम की। और एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ उनकी लाइफ की रही है कि इन 1999 शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, शी एक्सेप्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। सो कंट्रोवर्शियल था क्योंकि वो हिंदू धर्म को छोड़ के उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। बेसिकली मैं बिलीव यही करती हूँ बेटा कि जो फेथ होता है, जो रिलीजन होता है, वो एक प्राइवेट मैटर होता है। एंड वेदर यू वांट टू फॉलो हिंदुज़्म और इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वो चॉइस कम्प्लीटली आप पे डिपेंड होना चाहिए। बट हमारी सोसाइटी हमें ये मौका नहीं देती है, बल्कि बिल्कुल ही उस पर्सन को तिरस्कार किया जाता है, या बहुत ही बुरी तरीके से उसके वर्क को, या उसके आसपास की जो सोसाइटी रहती है उसे बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देती है, उन्हें आइसोलेट करना शुरू कर देती है। सो बहुत ही डाइव इन नहीं करेंगे उनकी बायोग्राफी के बारे में। मैं थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि ये इम्पॉर्टेंट था क्योंकि कंट्रोवर्शियल था। एंड एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ थी जो बहुत सारे लोग, जिसकी वजह से कमला दास की राइटिंग्स को पसंद नहीं किया करते थे। शी ओपनली टॉक्ड अबाउट वुमेन सेक्सुअलिटी, ओपनली टॉक्ड अबाउट। क्योंकि उनकी जो पोएम्स होती है ना बेटा, अभी आप लोग जो ये पोएम को पढ़ने वाले हो, बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट होती है। वो घुमा फिरा के बातें नहीं करते, वो शुगर कोडेड बातें नहीं करती हैं अपनी पोएम्स में या अपनी स्टोरीज़ में। वो डायरेक्टली ब्रूटली ऑनेस्ट होती हैं। एंड वो ऐसे वर्ड्स का भी यूज़ करती हैं जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट उस पर फिट बैठे। सो उस टाइम में, जब वो प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था, जब उन्होंने शुरू किया था, एंड उनकी मदर भी एक कमाल की पोइट रही हैं। उन्हें आई थिंक इंडिया के टॉप अवार्ड्स मिले हैं उनकी मदर को। एंड कमला दास भी अपने टाइम की बहुत ही फेमस राइटर रही हैं। बट लोग थोड़ा सा इग्नोर करते थे क्योंकि बीइंग अ वुमेन इतनी ओपनली सेक्स के बारे में बात करना, सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना, वो भी मेल डोमिनेंस सोसाइटी में, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में, बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड था उस टाइम पे। अब तो लोग पढ़ते हैं एंड एडमायर करते हैं उनके वर्क को। और जब उन्होंने इस्लाम अपनाया था बेटा, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया था कमला सुरैया।
आप मेंशन कर सकते हो अपने पोएम में और अपने क्वेश्चन आंसर्स में इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एंड वो एक पेन नेम से लिखा करती थी और किस नाम से लिखा करती थी, माधविकुट्टी। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी सारी चीज़ें, बस माधविकुट्टी के नाम से वो लिखा करती थी, पेन नेम से। और कमला दास उनका हिंदू नेम है एंड कमला सुरैया उनका इस्लामिक नेम है। दैट्स इट। बाकी अब हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66, जो बेसिकली इस पोएम का जो थीम है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज और हर पेरेंट्स। इसमें हम डॉटर एंड मदर की बात करेंगे, उनके रिलेशनशिप पे फोकस्ड है ये पोएम। एंड ह्यूमन बीइंग की मॉर्टैलिटी के बारे में बात हुई है एंड ह्यूमन स्टेजेस के बारे में बात हुई है। सो हम पढ़ते हैं। एंड बेसिकली ये माना जाता है कि ऑथर जो इसमें जिसकी बात हो रही है वो खुद कमला दास हैं। एंड किस तरीके से वो उन्होंने फील किया था जब उन्होंने रियलाइज़ किया था अपनी मदर की एजिंग को, जब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया था कि उनकी जो मदर है वो एक ऐसे एज में पहुंच चुकी हैं कि इसके बाद सिर्फ एंड है। सो कितना मुश्किल होता है एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना कि आफ्टर सम टाइम जिस एज में उनके पेरेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी लूज़ करने वाले अपने पेरेंट्स को। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सेंसिटिव पोएम है बेटा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जस्ट स्टार्ट द पोएम। कहाँ है? एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? बुढ़ापा बेटा एक नेचुरल प्रोसेस होता है। पहले बचपना, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, एडोलेसेंस वाले एज में आते हैं, फिर हम यूथ के एज में आते हैं, फिर हम एक 40 to 50 एक मेचोरिटी वाले एज में आते हैं, एंड देन हम बूढ़े दादी नानी वाले एज में आते हैं, एंड देन डेथ वाला टाइम आता है। सो एक नेचुरल प्रोसेस है। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना कि आज हम 20 साल के हैं सो हम 21 साल आने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं ना। वो तो ऑटोमेटिकली होता है कि हम 1 साल बाद और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितने जल्दी बड़े हो गए। आपने कभी ध्यान से या कभी सोचा है, कभी ये थॉट आपको स्ट्राइक हुआ है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? क्योंकि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के बारे में सोचने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। तो क्या इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकाल के हम उनके बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमारे टाइम में हमें बहुत प्यार दिया, और जब उन्हें प्यार की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास वक्त नहीं। देखते हैं इस पोएम में कमला दास हमें क्या सिखाना चाहती हैं, व्हाट आप क्या समझोगे इस पोएम से। एंड आई जस्ट होप कि आफ्टर आई मेक यू अंडरस्टैंड about the theme of the poem and the subject of this poem, I just hope कि आपको एक realization हो, एक एहसासात हो, और आप उस चीज़, उस moral lesson को, उस lesson को अपनी लाइफ में implement करने की कोशिश करो। So let's start the poem. Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब यहाँ पर जो ऑथर हैं वो अपने पेरेंट्स के यहाँ आई थी। इससे पता क्या चलता है कि वो कहीं और रहती हैं एंड विज़िट करने के लिए आई थी अपने पेरेंट्स के पास, एंड अब वो फिर से दोबारा जो हैं अपने होम से कोचिंग जा रही हैं, मतलब जहाँ पे वो जॉब करती हैं। सो लास्ट फ्राइडे जो मॉर्निंग था वो याद कर रही हैं, एंड उस मॉर्निंग को जब वो लोग जा रहे थे कार से या जिस भी कन्वेंस से जाते हों, अचानक से उनकी नज़र उनकी मदर पे पड़ी जो उनके बगल में बैठी हुई थी। एंड वो क्या देखती हैं कि जो उनकी मदर है, डोज मतलब कि नहीं होता कि अचानक से बैठे बैठे नींद आ जाना, एंड उनकी मदर जो थी वो झपकियाँ ले रही थी, सो रही थी, एंड उनका जो मुंह था, जो माउथ था, वो कम्प्लीटली ओपन था। आप अक्सर देखते हो ना, जो बूढ़े लोग होते हैं वो बिल्कुल ही बच्चों जैसे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो किस तरीके से सो रहे हैं, या उनको आसपास की कोई भी फिक्र नहीं होती है।
मैं ऐसा मानती हूँ बेसिकली बेटा, एंड दैट्स द रियलिटी कि जब बच्चे होते हैं ना, जिस तरह से उन्हें प्रॉपर नीड एंड केयर एंड एम्पैथी की ज़रूरत होती है, सिमिलरली एट पर्टिकुलर एज आफ्टर 60 हमारे पेरेंट्स को भी उतने ही प्रॉपर केयर एंड लव की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर से वो एक लाइफ का साइकिल होता है ना, फिर से वो एकदम बिल्कुल अपने बचपने पे आ जाते हैं, बहुत मुश्किल से चल पाते हैं, ठीक से खा नहीं पाते हैं जैसे कि हम बचपन में नहीं खा पाते थे और हमारे पेरेंट्स हमारी हेल्प करते थे। सो वो एक्सपेक्ट करते हैं, बोलते नहीं है लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उतने ही प्रॉपर प्यार एंड केयर के साथ, उतनी ही टेंडरनेस के साथ उनका ख्याल रख सको, जो हम नहीं कर पाते। सो अचानक से कमला दास की नज़र अपनी मदर पे पड़ती है एंड उनका जो चेहरा था बिल्कुल जैसे डेड बॉडी। मैंने कहा ना बेटा कि शुगर कोटेड में बात नहीं किया करती थी, शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं यूज़ किया करती थी कमला दास, ब्रूटली ऑनेस्ट हुआ करती थी इवन विद वर्ड्स ऑल्सो। उन्होंने क्या किया, अपने मदर को एक डेड बॉडी से कंपेयर किया। एक डेड बॉडी जिस तरह से अपने फेस का जो एक होती है ना एक लालिमा, वो लूज़ कर देती है, बिल्कुल ही चेहरा पेल पड़ जाता है अगर आपने किसी डेड बॉडी को देखा है तो। सिमिलरली उनकी मदर भी वैसी ही लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कोई जान नहीं है। एंड अचानक से कमला दास को रियलाइज़ होता है कि यार उनकी मदर तो बूढ़ी है, बूढ़ी हो गई, पता ही नहीं चला एंड कब एज हो गया। बेटा कभी नोटिस किया है अपने पेरेंट्स को, कभी ध्यान दिया है कि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं? कभी अचानक से अभी बैठे हुए हो, या अक्सर तो हम मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, और टाइम होता भी है तो हम कम्प्लीटली मोबाइल को देते हैं। आजकल पबजी सब्जी खेलते हैं बच्चे। सो अचानक से देखना इस पोएम को पढ़ने के बाद, थोड़ा ध्यान देना अपने पेरेंट्स पे जब आप स्कूल से आते हो, या दिन भर जब आप अपने सारे काम करके अपनी मदर के पास आते हो, कितनी थकान भरी आपकी मदर का जो फेस होता है वो लगता है। एंड थकी आ रही आपसे पूछती हैं क्या खाना बनाना है एंड क्या करना है। कभी सोते हुए देखना अपने पेरेंट्स को, तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार वो तो बूढ़े हो रहे हैं। एंड आपको लाइफ स्टेज के बारे में तो पता ही है कि बुढ़ापे के बाद सिर्फ एक ही स्टेज आती है, एंड वो है मौत। एंड हम कभी रेडी नहीं होते अपने पेरेंट्स को लूज़ करने के लिए, कभी नहीं, चाहे वो 90 ईयर्स ओल्ड हो, 100 ईयर्स ओल्ड हो, हम कभी तैयार नहीं होते हैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम उन्हें खो देंगे। एंड कमला दास को अचानक से रियलाइजेशन होता है कि यार उनकी मदर तो बिल्कुल ही बूढ़ी हो चुकी हैं, बिल्कुल वीक, बिल्कुल पेल। एंड ये जो थॉट था बेटा इतना ज़्यादा पेनफुल था कि she looked but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and the merry children spelling. She is not turning away from her responsibility towards her mother. ऐसा नहीं था कि उन्होंने चेहरा घुमा लिया था और बाहर की तरफ देखना शुरू कर दिया था। ये नहीं था कि उन्हें अपनी मदर को इग्नोर करना था। वो थॉट इतना ज़्यादा इम्पल्सिव था, वो इतना ज़्यादा पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेंसिव सॉरोफुल था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जब थॉट्स इतना ज़्यादा पेनफुल होता है ना, तो हम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड को कि वो थॉट्स हट जाए, क्योंकि हमें पता होता है कि दैट्स द रियलिटी एंड हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड सच हमेशा कड़वा होता है। सो कमला दास ने क्या किया कि बाहर की तरफ देखने लगे, सो दैट कि वो थॉट से थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उस थॉट को बिल्कुल ही इग्नोर कर पाए। एंड जब वो बाहर देखती हैं तो उन्हें क्या नज़र आता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। उन्हें नज़र आता है जो ट्रीज़ है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर गाड़ी में बैठे देखा होगा तो बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो भी भाग रहे हैं, ठीक है, आप आगे की तरफ एंड वो पीछे की तरफ। सो यहाँ पर बेटा जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा की तरह कि लिटरेचर हैज़ टू मीनिंग्स, कैरीज टू मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज सर्फेस एंड द सेकेंड वन इज डीपर मीनिंग। सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेड़ भाग रहा है, बट इसकी जो डीपर मीनिंग है वो क्या है? ट्रीज सिंबलाइज बेटा द यूथफुलनेस। जिस तरह से यूथ में हम एक्टिव होते हैं ना, बहुत ही एंथुजियास्टिक होते हैं हम, लेकिन यूथ जो होता है ना वो इतनी ही जल्दी निकल भी जाता है, जैसे कि ट्रीज स्प्रिंट हो रहे थे।
पता भी नहीं चलता है एंड यूथ हमारा ख़त्म हो जाता है, यंग एज हमारी ख़त्म हो जाती है। फिर अचानक से उन्होंने एक और इमेज देखा एंड वो क्या देखा कि जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए दौड़ दौड़े बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा है? द चाइल्डहुड, द एज ऑफ इनोसेंस। तो बिल्कुल ही कंट्रास्ट था। उन्हें कार में क्या नज़र आ रहा था? अपनी मदर। एंड वो मदर क्या सिंबलाइज कर रही थी? द एज ऑफ ओल्ड, द एज ऑफ ओल्डनेस, द एज ऑफ mortality, the age of decomposition, the age of destruction, जहाँ पे आप वीक हो, आप ख़त्म होने वाले हो। एंड ऑन द अदर हैंड आपको यंग एज दिखाई दे रहा था, यहाँ पे सब कुछ एक्टिव है, जहाँ पे आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आपको चाइल्डहुड नज़र आ रहा है एंड आप देख रहे हो कि किस तरीके से लाइफ का जो स्टेज होता है वो शुरू होता है। एंड कोशिश तो करी थी कमला दास इन चीज़ों को भुलाने की, अपने मदर के उस पेल फेस को, उस कॉपस लाइक एशन फेस को वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। बट वो बाहर जब देखती हैं तो उन्हें फिर से वो थॉट्स जो होते हैं वो फिर से याद ही दिलाते हैं ना कि चाइल्डहुड एंड यंग एज एंड देन ओल्ड एज, दीज आर द होता है ना कि पार्ट्स ऑफ द लाइफ साइकिल एंड सभी को इससे गुजरना पड़ता है। Spilling out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache. एंड कोशिश करती हैं पूरे रास्ते उस चीज़ को इग्नोर करने की, उस थॉट को इग्नोर करने की। बाहर देखती हैं तो उन्हें चाइल्डहुड नज़र आता है, उन्हें यंग एज नज़र आता है एंड वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं अपने थॉट्स को कि वो अपनी मदर को ना देख पाए एंड उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार नहीं थी कि सून शी विल लूज़ हर मदर, सून। क्योंकि जिस एज में उनकी मदर है उसके बाद सिर्फ एक ही स्टेज आता है एंड वो है डेथ का स्टेज। बट जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं, सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है जहाँ पर अब वहाँ से अब जो आपके अपने आए होते छोड़ने के लिए उसको क्रॉस नहीं कर सकते, अब आपको अकेले जाना होता है, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेनी होती है। एंड जब वो वहाँ पहुँचती हैं, मुड़ के देखती हैं तो कुछ ही दूर उनकी मदर खड़ी होती है एंड फिर उनकी नज़र पड़ती है, फिर उनको वो थॉट्स दोबारा आते हैं किस तरीके से उनका जो चेहरा है बिल्कुल पेल है, वैन मतलब कि बिल्कुल ही लाइफलेस बेटा, एकदम चेहरे पर कोई भी एक साइन नहीं दिख रहा है लाइफ का उनके चेहरे पर। एंड वो कंपेयर करती हैं बेटा, जैसे विंटर में मून होते हैं ना जो फॉग एंड मिस्ट की वजह से बिल्कुल ही धुंधले दिखाई देते हैं, अपनी मदर को वो मून से कंपेयर कर रही हैं क्योंकि वो ब्यूटीफुल मानती है अपनी मदर को, बट साथ ही साथ वो उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट कर रही हैं। जिस तरीके से जो चांद है वो धुंधला हो जाता है, हेजी हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसी तरीके से धीरे 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 उनकी जो मदर भी हैं उनका भी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। एंड ऑल ऑफ अ सडन उन्हें एक फेमिलियर एक ऐसा दर्द महसूस होता है जिन्होंने वो फील करा है। एंड कब फील किया है? जब वो बच्ची थी। तो हर बच्चे को अपनी मदर को, अपने फादर को लूज़ करने में डर लगता है। वो कहीं मार्केट जाते हैं तो बहुत ही ज़ोर से अपने मदर एंड फादर का हाथ पकड़े होते हैं, या हम कभी मेले में जाते हैं, किसी फेयर में जाते हैं, सो सबसे चीज़ हमारे सबसे पहले दिमाग में ये होती है कि हमें अपने पेरेंट्स का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें डर लगता है लाइफ को फेस करने में, सोसाइटी को फेस करने में। एंड वही फेमिलियर एक कमला दास को फील होता है अगेन, ऐसा जैसे कि अपनी मदर को वो लूज़ करने वाली है। But all I said was, see you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. But जो कमला दास थी अपनी मदर को नहीं दिखाना चाहती थी कि वो ये सोच रही हैं। एंड कमला दास, हम ह्यूमन बींग्स हमेशा एक चीज़ के टूवर्ड्स स्टिक रहते हैं। एंड अगर वो है तो सब कुछ हम मानते हैं, एंड उसका नाम है होप। एंड कमला दास होप करती हैं कि मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ अपने मदर से मिलने के लिए, सो काश वो हो। वो नहीं बताना चाहती थी अपनी मदर को कि इतना पेनफुल थॉट से वो ना प्लेथोरा ऑफ इमोशन से गुजर रही हैं। एंड इसी वजह से वो स्माइल करती है। एंड यहाँ पे इस स्माइल क्या सिंबलाइज कर रहा है बेटा,
कि अपनी मदर को वो रियलाइज़ नहीं करवाना चाहती हैं ये एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उनका, जो थॉट है। एंड इसीलिए बस वो स्माइल करती है। एंड वो स्माइल बिल्कुल ही पॉजिटिव स्माइल नहीं होता है, एक नेगेटिव स्माइल होता है। एंड उसमें एक एक्सेप्टेंस होता है, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ एंड वो ना हो, बट स्टिल वो स्माइल शो करती हैं, अपने पेन को छुपाने की कोशिश करती हैं। ट्रस्ट मी बच्चा, ट्रस्ट मी, जस्ट सी यू, गो एंड सी यू पेरेंट्स। आप एजिंग फैक्टर्स उन्हें बचा नहीं सकते, यू जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी, डेथ इज इनएविटेबल, वो आनी ही आनी है विदाउट नॉकिंग। वो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आपके घर में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। एंड दे टेक समवन जो आपका वर्ल्ड होता है। एंड दैट्स द नेचुरल प्रोसेस। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इवन हम भी डेथ के आगोश में आ जाएंगे, बट बिफोर लूजिंग आवर सेल्फ, अगर उससे पहले हम किसी अपने को लूज़ करते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। उसकी इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी को खोया हुआ होता है। सो बेटा प्लीज़ 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 जस्ट गिव देम प्रॉपर लव एंड केयर एंड टेंडरनेस एंड एम्पैथी। बिकॉज कमला दास को अफसोस था कि उन्होंने वक्त ही नहीं दिया अपने पेरेंट्स को, बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक लाइफ, बिकॉज ऑफ हर करियर, बिकॉज ऑफ हर एम्बिशन। एंड जब रियलाइज़ हुआ सो इट्स टू लेट, वो कुछ नहीं कर पाई। सो जो रियलिटी है वो एक टाइम पे आनी ही आनी है, दैट इज इनएविटेबल, आनी ही आनी है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वी ऑल आर ट्रांसेंट द क्वालिटी ऑफ बीइंग टेम्पररी। Humans come and go. What remains? Only nature. So just give them proper care. They just don't want anything from you, beta. Just your time. Just your time. So just stir. No, watch your parents. Not see, not look. Constantly watch your parents all the time. उन्हें केयर प्रोवाइड करिए, उन्हें लव प्रोवाइड करिए। एंड जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करते आए हैं, आज उनको आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कोशिश करिए। एंड आप इस एज में हैं कि इस एज से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो ज़िंदगी में कभी आपने अगर किसी को लूज़ भी किया तो एक चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि आपने उनकी लाइफ में उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो कि बहुत सारे लोग फील करते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था। आप लोगों ने देखा किस तरह से ब्रूटली ऑनेस्ट वर्ड उन्होंने यूज़ किया है अपने पेरेंट्स, अपने मदर के लिए। एंड जो प्लेथोरा ऑफ इमोशन से वो गुजरी, एंड शी ट्राइड टू डेविएट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थॉट, बट अगेन एंड अगेन वो थॉट उनके पास आ ही जाता था। एंड बस आई थिंक इस पोएम में इतना ही है। बॉन्डिंग दिखाई गई है मदर एंड डॉटर की। जो एजेड पर्सन है उनकी फीलिंग्स को शो किया गया है, एक बच्चे की फीलिंग को शो किया गया है कि कितना मुश्किल होता है ये सोचना भी, ये सोच रखना भी कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने पेरेंट्स में से किसी को लूज़ करने वाले हैं। अब वो उस एज में है जिस एज के बाद अगर उनको कोई प्रॉपर बीमारी नहीं है, कोई एक्सीडेंट केस नहीं है, फिर भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो लाइफ के उस साइकिल को कंप्लीट करेंगे, सो एंड जो होगा वो बेटा डेथ ही होगा। हम कितना भी किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, या डेस्टिनी ने अगर साथ दिया तो उन्हें बीमारी नहीं होगी, वो एक्सीडेंट से नहीं मीट करेंगे, बट ऑटोमेटिकली जो नेचुरल प्रोसेस है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड कमला दास ने भी इग्नोर नहीं किया था। जब वो बचपन में थी तो उन्हें लगता था कि शायद वो कुछ ना कर पाए अगर अपनी मदर को लूज़ करेंगी तो, बट आफ्टर बिकमिंग सो प्रोमिनेंट राइटर, इवन वो डेथ के सामने फाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि डेथ के सामने कोई नहीं फाइट कर सकता। एंड उन्हें पता था कि वो कितना भी फाइट करेंगी वो अपनी मदर को जाने से नहीं रोक सकती हैं। सो आई जस्ट होप कि आफ्टर रीडिंग दिस पोएम आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी, एंड वो कि यू नेवर नो, आप किसी को कभी भी लूज़ कर सकते हो।
especially your parents. So just give them proper love, care, and most important, your time. एंड पोएट्री डिवाइसेस देख लेते हैं बेटा. जैसे कि पोएट्री डिवाइसेस में सिमिली का यूज़ हुआ है बेटा. सिमिली मतलब वो होता है जब आप दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हो. सो यहाँ पे सिमिली का यूज़ कहाँ पर हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने लाइक दैट ऑफ अ कॉपस. अब यहाँ पे उन्होंने डेड बॉडी से कंपेयर किया है, सो यहाँ पे सिमिली का यूज़ हुआ है. एंड एक जगह और यूज़ हुआ है बेटा सिमिली का, और वो कहाँ यूज़ हुआ है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून. सिमिली में एक सबसे इजीली आप फाइंड आउट कब कर सकते हैं कि कहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है, जब लाइक एंड एज का यूज़ हो सेंटेंस में. जहाँ पे भी लाइक एंड एज आए बेटा एंड दो चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है, सो वहाँ पे कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, सिमिली. SIMILE, सिमिली. ओके. दूसरा जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है बेटा रेपिटेशन. जब कोई वर्ड बार बारी बोला जाए या बार बारी लिखा जाए तो वो होता है रेपिटेशन. रेपिटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या हम एक मैसेज देने के लिए हम एम्फसाइज उस वर्ड पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मैसेज देना होता है. यहाँ पे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल क्या सिम्बलाइज कर रहा है, ऑथर का होप सिम्बलाइज कर रहा है, बट साथ ही साथ ऑथर की एक एक्सेप्टेंस भी सिम्बलाइज कर रही है कि एट द बैक ऑफ हर माइंड शी न्यू वेरी वेल कि मे बी अगर वो आती हैं तो मे बी वो अपनी मदर को ना देखें, बट साथ ही साथ 0.1% वो ये होप भी करती हैं कि मे बी वो अपनी मदर को देख पाए. एंड तीसरी ये चीज़ कि वो जो भी इमोशन से गुजर रही थी वो चीज़ अपने मदर को नहीं दिखाना चाहती थी. एंड दैट्स द रीज़न वो अपने फेस पे वो जो स्माइल है वो पुट करती हैं जस्ट टू शो हर मदर दैट शी इज़ हैप्पी. एंड वो जा रही हैं अपने करियर को बनाने के लिए एंड वो खुश हैं. नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं ना हमारे दिमाग में जो भी चलता रहता है, बट हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कम से कम प्रॉब्लम दें. सो यहाँ पर कमला दास भी यही कर रही हैं. वो नहीं चाहती थी कि उनकी मदर को ये चीज़ रियलाइज़ हो कि वो परेशान है किसी चीज़ की वजह से. सो वो खुद को भी इनकरेज कर रही हैं, वो खुद को भी एक सिंपैथी प्रोवाइड कर रही हैं ना, साथ ही साथ अपनी मदर को भी बता रही हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, जो कि एक्चुअल में नहीं था. एंड और कौन सा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुआ है, ओके बेटा. एक जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है एपिस्ट्रॉफी. एपिस्ट्रॉफी यार, ओके जस्ट लेट मी सी कि आप लोगों को मेरी राइटिंग बहुत मैसी है. सब मुझे बोलते हैं कि किसी टाइम पे डॉक्टर बनना था क्या, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा. एक मिनट रुको यार, नॉर्मली मुझे ये सब करने वरने नहीं आता है. APOSTROPHY एपिस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है बेटा. एपिस्ट्रॉफी पोएटिक डिवाइस कब यूज़ की जाती है, जब हम किसी के बारे में कुछ लिखते हैं एंड वो पर्सन या वो चीज़ उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होती है. जैसे कि नॉर्मली जो सोल्जर्स हुआ करते हैं, उनकी जो वाइफ होती है वो अक्सर फोक जो सॉन्ग्स होते हैं वो गाती है अपने हस्बैंड को याद करके. सो ऐसा कोई भी सॉन्ग या कोई पोएम या कोई भी ऐसा लिटरेरी कोई भी आर्ट ऑफ पीस जहाँ पे पोएट या ऑथर ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो एट द प्रेजेंट लिखते समय वो पास में नहीं है. सिमिलरली जब कमला दास ने ये पोएम लिखी थी तो उनकी मदर जो थी उनके पास नहीं थी. ऐसा नहीं था कि अभी उस टाइम पे वो चल बसी थी, बट लास्ट फ्राइडे की वो मॉर्निंग की बात करें, दैट मीन्स कि शी वॉज ऑलरेडी एट द कोचिंग. ठीक है, सो वो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं जहाँ पे उन्हें पहुँचना था. एंड उनके जो पेरेंट है वो केरला में है. ठीक है, क्योंकि केरला से वो बिलोंग करती थी. सो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है, एपिस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है. और आई एम सॉरी, और कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, ट्रीज स्प्रिंटिंग. यहाँ पर बेटा ट्रीज स्प्रिंटिंग का यूज़ हुआ है. सो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है. हमने ट्रीज़ को क्या कहा है, हमने पर्सोनिफाई किया है.
हमने ट्रीज़ को क्या कहा है, हमने ट्रीज़ को फील कराया है यूथ की तरह, उसे एक्टिवनेस प्रोवाइड किया है और उसे एंथुजियाज्म प्रोवाइड किया है। नॉर्मली जो एक्टिव वर्ड होता है या जो भी हमारे अंदर एक क्या बोलूँ है, जिंदा दिली हो जो होती है, वो एक ह्यूमन एट्रीब्यूट होता है। सो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना। जैसे कि हम लोगों ने कार्टून हम देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी, सो उसमें चूहे और बिल्ली रहते हैं। एक्चुअली में हम क्या उसको किस तरीके से दर्शाते हैं, कार्टून्स में किस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि चूहा भी बात कर रहा है, रो रहा है, उदास हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो दीज आर द इमोशंस क्या है, वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं जो कि नेचुरली हम बिलीव नहीं करते हैं कि कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स फील करते होगा। तो जब भी कोई राइटर किसी एनिमल को या नॉन लिविंग बीइंग को अगर वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि उस चीज़ को हमने पर्सोनिफाई किया है। अब ज़्यादा बात नहीं कर, और ज़्यादा पोएट्री डिवाइसेस डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा कि आई थिंक कि थोड़ा सा आप लोगों को अनक्लियर लगता होगा जब तक कि मैं आपको एक पोएट्री डिवाइसेस पे वीडियो अपलोड ना कर दूँ। सो आई ट्राई टू सून अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो, जिसके बारे में मैंने किसी वीडियो में बात की है कि 9 to 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अपलोड करूँगी, एंड जिसमें 18 to 19 हम पोएट्री डिवाइसेस का डिस्कशन करेंगे। ओके, सो उस वीडियो को आप देखकर तब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे। सो यू विल नॉट नीड माई हेल्प, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन से किसी पोएम में पोएट्री डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बस इतना ही है इस पोएम में। एंड नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले ये वाले जो वीडियो है आप उसको एंड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो बेटा, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ हर वीडियोस एंड करने से पहले कि लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप जब पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होता है कि ऑन द होता ना कि ह्यूमैनिटी के एक स्टर्स पे आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। सो आई जस्ट होप कि आप लोग जो भी पोएम पढ़ो, जो भी स्टोरी पढ़ो, जो मॉरल लेसन्स हो वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाओ। क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो एंड वो चीज़ आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, सो यू आर जस्ट गेनिंग बुकिश नॉलेज। प्रैक्टिकली अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आपकी नॉलेज अधूरी है। सो आई जस्ट होप कि आप अपने पेरेंट्स पे फोकस करो, ध्यान दो, उन्हें प्यार दो उससे पहले कि लेट हो जाए। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ टेक ऑल द प्रिकॉशंस बेटा, बिकॉज बहुत ही वल्नरेबल टाइम है एंड बहुत सारे टीनेजर्स बिना मास्क के घूम रहे हैं एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद देम यार, कि आप लोग यंग हो, आप बाहर निकल रहे हो, मे बी द चांसेस आर देयर कि अगर आप इन्फेक्टेड होते हो तो आप रिकवर कर लोगे, बट व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स? यू नो वेरी वेल कि अगर वो इन्फेक्टेड हुए तो चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवर करने के। सो जस्ट थिंक अबाउट योर एल्डर वंस एंड जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जस्ट डोंट डू एनीथिंग जो आपके भी अगेंस्ट हो एंड आपके पेरेंट्स के भी अगेंस्ट हो। So that's for today. Just take care of yourself and most important, try to be more human every day. Bye bye.